दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे संतुलित समीकरण किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ये वीडियो नंबर है 3। इससे पहले के अगर 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास में संतुलित समीकरण का होना क्यों आवश्यक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था संघर्षण का नियम। कौन सा? द्रव्यमान संघर्षण का नियम। द्रव्यमान संघर्षण का नियम कहता है, जो कक्षा 9 में पढ़ा था हमने, कि ना तो द्रव्यमान को निर्मित किया जा सकता है, मतलब ना तो उसका निर्माण किया जा सकता है, और ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद, जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसमें जो भी पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है, उसके कुल तत्वों का द्रव्यमान कुल अभिकारकों के तत्वों की द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जब हमने प्रारंभ की थी, उसके अंदर जितने तत्वों की संख्या थी, उतने ही तत्वों की संख्या हमें बाद में प्राप्त होगी। अर्थात दोनों तरफ LHS साइड में और RHS साइड में हमारे पास में द्रव्यमान क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इसलिए कई बार जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास में कुछ पदार्थ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं कि द्रव्यमान की संख्या बदल जाती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे, H2 प्लस O2 हमारे पास में गया H2O। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन इधर हमारे पास में 1 है। इस प्रकार से ये पानी जो जल है हमारे पास में वो बना है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन है हमारे पास में। पर अगर यहाँ पे इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र देखेंगे तो यही होगा, इसका सूत्र यही होगा, जल का सूत्र यही होगा। तो हमारे पास में जो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बचा है, वो कहाँ जाएगा? तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन अपनी मात्रा को या इसके द्रव्यमान को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ कुछ एक्टिविटी करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो अब मेरे पास में ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी, इधर ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है, पर हाइड्रोजन की मात्रा हमारे पास में 4 हो गई। इसके आगे भी मैं 2 लगा देता हूँ तो हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या हो गए, मेरे पास में बराबर हो गए। तो इसी तरीके की और बहुत सारी रिएक्शंस हम समझेंगे यहाँ पे, और उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि एक सिस्टमेटिक तरीके से किस तरीके से उनको सोल्व करें कि हमें एग्जामिनर जो भी है वो हमें अच्छे मार्क्स दे दे। तो यहाँ पे रिएक्शन ली है जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये हमारे पास में एक रेखी, मतलब एक शब्द समीकरण है, जिसके अंदर हम बात करें तो जिंक का सूत्र होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है हमारे पास में H2SO4, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास में ZnSO4, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में H2। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, रासायनिक समीकरण लिख लिया है। अब इसी रासायनिक समीकरण से जो कंकाली समीकरण लिखा है हमने, या सूत्रों के फॉर्मूले के तरीके से हमने लिखा है, इसी के आधार पे हमें क्या करना है, इसकी गणना करनी है। तो देखिए हमारे पास में क्या क्या तत्व है, इन सबको क्या बोलेंगे, Zn को एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, सल्फर एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। ये ही तत्व इधर प्राप्त होंगे हमें, Zn, S और H। तो मैं यहाँ से जो भी तत्व है उनकी तत्वों का नाम लिख देता हूँ। इस प्रकार से आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर आप क्या करेंगे, तत्वों का नाम लिख लेंगे। सबसे पहला तत्व है Zn, दूसरा तत्व है हमारे पास में हाइड्रोजन, फिर हमारे पास में सल्फर, फिर हमारे पास में ऑक्सीजन। तो ये मैंने 4 तत्व थे, चारों की संख्या नाम मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब बात करते हैं अभिकारकों में परमाणु की संख्या। अब परमाणु की संख्या काउंट करते हैं अभिकारक में। ये हमारे पास में स्टार्टिंग वाला पार्ट अभिकारक कहलाता है, ये पार्ट हमारे पास में उत्पाद कहलाता है या क्रियाफल कहलाता है। तो देखिए इधर हमारे पास में Zn 1 नजर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास में 2 नजर आ रहे हैं, हमने 2 लिख दिए। सल्फर हमें 1 नजर आ रहा है तो 1 लिख दिया। ऑक्सीजन हमें 4 नजर आ रहा है तो हमने 4 लिख दिया। सेम अब उत्पाद में परमाणु की संख्या देखेंगे, तो जो भी परमाणु की संख्या है उसको देखते हैं। Zn हमारे पास इधर भी 1 ही है, देखिए ध्यान से। सल्फर हमारे पास में 1 है तो 1 हमने सल्फर लिख दिया। ऑक्सीजन हमारे पास में 4 है, हमने ऑक्सीजन 4 लिख दिए, और लास्ट में हमें हाइड्रोजन 2 प्राप्त हुआ है। तो अब आप दोनों तरफ देखेंगे, इस सारणी में भी और इस सारणी में भी, मतलब ये दोनों कॉलम अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में संख्याएं बराबर आ रही है हमारे पास में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में दोनों तरफ जो भी पदार्थ है या जो भी हमने क्रियाकारक और उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है, उसमें परमाणु की संख्या क्या हो गई, समान हो गई है। ठीक है, तो परमाणु की संख्या जब समान हो जाएगी दोनों तरफ, तो वो हमारे पास में रासायनिक समीकरण क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं संतुलित समीकरण की। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम सबसे पहले रासायनिक समीकरण की जांच करेंगे। अब ये तो हमारे पास संतुलित है, इसमें तो कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं करना हमें। अब चलते हैं कोई और एग्जांपल लेते हैं जो हमारे पास में संतुलित ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास एग्जांपल दे रखा है FeH2O Fe3O4 प्लस H2O। मतलब लोहे की रिएक्शन जल के साथ में करवाई तो हमें फेरस ऑक्साइड, या फिर ये कहें कि जो भी इसको फेरस ऑक्साइड ही बोलते हैं वैसे, तो ये फेरस कहलाएगा, वाटर का जल कहलाएगा, और ये हमारे पास फेरस ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। तो इसमें भी अगर आप चेक करना चाहो तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद में हम दूसरी चीजें जानेंगे। क्या क्या तत्व है,
H, FeH और O, ये हमारे पास में इसमें तत्व है। अब Fe की मात्रा देखेंगे, इधर 1 है, H हमारे पास में इधर 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास में 1 है। Fe इधर 3 है, इधर देखेंगे हमारे पास में H 2 है और जो ऑक्सीजन है वो 4 है। तो हमारे पास में एक चीज बराबर आ गई, और ये चीज एक तो हमारे पास में फेरस नॉट इक्वल आया है और एक ऑक्सीजन हमारे पास में नॉट इक्वल आया है। ऐसी कंडीशन में जब आप ये टेबल बना के चेक कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सी चीज बराबर है और कौन सी चीज नहीं है। तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये रिएक्शन में सब कुछ बराबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, हर एक तत्व के ऐसे बॉक्स बना देंगे, चौकोर बॉक्स, उसको बॉक्स के अंदर पैक कर देंगे। जब आप उसको बॉक्स में पैक कर देंगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है, ये करना है जो आपने टेबल बनाई है इसके अंदर देखो सबसे ज्यादा कौन सा परमाणु है जो बैलेंस नहीं है, मतलब संतुलित नहीं है, ऐसा कौन सा तत्व है जो संतुलित नहीं है। तो हमने देखा कि 4 नंबर जो है वो संतुलित सबसे ज्यादा नहीं है। तो हम इसको क्या करें, इसके जो ऑक्सीजन वाला है उसको हम 4 कैसे बनाएं, एक को हम क्या करें 4 से गुणा कर देते हैं। तो हमने ये यहाँ पे इसको 4 से गुणा किया, ये हमारे पास में दोनों बराबर हो गए। अब हमें जो भी हमारे पास में रासायनिक समीकरण है उस रासायनिक समीकरण में हमें चलना है और ये चीज चेक करनी है कि कौन सा तत्व है जिसके अंदर अभिकारक की तरफ, किस तरफ, अभिकारक की तरफ कौन सा तत्व है जिसमें ऑक्सीजन है, या कौन सा सूत्र है जिसके अंदर ऑक्सीजन है। तो हमने देखा कि यहाँ पे अभिकारक की तरफ कौन सा वाला, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल वाला जो सूत्र था हमारे पास में उसके अंदर ऑक्सीजन है। तो उस बॉक्स के आगे हमने क्या करना है, 4 लगा देना है। क्लियर, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उस बॉक्स के आगे लगाना है, ना आपको पीछे लगाना है ना कहीं और लगाना है, आपको उस बॉक्स के आगे लगाना है और वापस से सेम टेबल बना के गणना करनी है। तो कौन कौन से तत्व है हमारे पास में, लोहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। लोहा इधर हमारे पास में 1 ही है, हाइड्रोजन देखिए तो 4 अंदर जाएगा तो 8, 4 दूनी 8, ये हमारे पास में 8 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन देखिए तो हमारे पास में 4 हो गए, अंदर जाएगा, बॉक्स के सब कुछ बाहर है। तो जैसे आपने कोई भी ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई करते हो, बाहर जो भी संख्या होती है सबके साथ जाके मल्टीप्लाई होती है, सेम यहाँ पे भी सबके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। इधर देखो फेरस हमारे पास में 3 है, ऑक्सीजन हमारे पास में 4 है, सॉरी ऑक्सीजन नीचे है हमारे पास में, ये ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास में 2 है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा तत्व हमारे पास में सबसे ज्यादा असंतुलित है। तो यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजन वाला तत्व सबसे ज्यादा असंतुलित है, क्योंकि जो भी क्रिया कारक है हमारे पास में उधर ये 8 है और उत्पाद की तरफ ये हमारे पास में 2 ही बचा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 8 में बदलना है। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो हमारे पास में 4 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएंगे। अब हम क्या देखेंगे, जिधर उत्पाद की तरफ कौन सा तत्व होना चाहिए, हाइड्रोजन जहां पे है उस वाले तत्व को क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, अर्थात इसके आगे हमें 4 लगाना है। बाकी ऐसे कैसे हमें उतार देनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन, ये हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई गुणा कर दिया है। तो हमारे पास में ऊपर से ये रिएक्शन इतनी आई थी, एक बार मैं इसको वापस से हाईलाइट कर लेता हूं। देखो ये इतनी रिएक्शन आई थी, Fe+4 ब्रैकेट के अंदर H2O, एरो का सिंबल Fe3O4 और H2O। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 लगा दिया है। क्यों लगाया है, क्योंकि इस तरफ हमारे पास में हाइड्रोजन कितने थे, 8 थे, तो इधर भी हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन 8 कर दिए हैं। अब वापस से चेक करो, इस तरीके से आपको 3-4 बार टेबल बनानी है, बार बार चेक करना है। तो Fe है, H है और O है। Fe इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन हमारे पास में 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4 1 4, इसके अलावा फेरस हमारे पास में 3 नजर आ रहा है, ऑक्सीजन हमें 4 नजर आ रहा है, हाइड्रोजन 4 दूना 8 नजर आ रहा है। अब देखिए हमारे पास में कौन सा तत्व है जो असंतुलित है। तो हमने देखा कि ये भी संतुलित हो गया, ये भी संतुलित हो गया, ये एक तत्व बचा है जो हमारे पास में असंतुलित है। तो उस तत्व को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में 3 आ जाए, इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास में दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो हमें कहां पे मल्टीप्लाई करना है, इस जगह पे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सब कुछ करने के बाद में वापस से इस टेबल को बनाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास में अब कौन सा तत्व असंतुलित रहा है। फेरस इधर भी 3 आ गया, हाइड्रोजन हमारे पास में 8 आ गया, ऑक्सीजन हमारे पास में 4 आ गया, इधर हमारे पास में फेरस 3 हो गया है और ऑक्सीजन हमारे पास में 4, हाइड्रोजन हमारे पास में 8। तो हमने देखा कि दोनों तरफ अब जो तत्वों की संख्या है वो बराबर हो गई है। तो अंत में हम लिख देंगे कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण बन चुका
है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ हमारे पास में परमाणु की संख्या बराबर हो गई है। इसी तरीके से और भी आप कोई भी एग्जांपल लेके सोल्व कर सकते हैं। इस विधि को, इस तरीके को बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल विधि या मेथड बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम ये प्रोसेस बार बार करेंगे और पूर्णांक संख्याओं का बार बार गुणा करके पूर्ण संख्याएं बनाएंगे, जिससे कि दोनों तरफ हमारे पास में परमाणुओं की संख्या बराबर होती जाए। तो आप लोगों को इस तरीके की टेबल बनानी है। जब भी आपको क्वेश्चन करोगे ऊपर आप समीकरण लिखोगे। समीकरण लिखने के बाद में क्या करोगे आप लोग, उसमें तत्वों का नाम लिखोगे। क्या क्या तत्वों का नाम है, 4 कॉलम की बन रही है आपकी टेबल, 5 कॉलम की बन रही है, जितने भी कॉलम की आपकी टेबल बनेगी आप बनाओगे। क्रियाकारक या अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है वो सारी लिखोगे आप लोग। उसके बाद में आप लोग लिखोगे किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या लिखोगे। किसमें, उत्पाद में परमाणु की संख्या लिखोगे और चेक करोगे कौन सा ज्यादा है कौन सा ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा जो असंतुलित होगा उसको क्या करेंगे, हम पहले संतुलित करेंगे और उसके बाद उससे छोटे को, उसके बाद उससे छोटे को, इस तरीके से 1 बाय 1 हम संतुलित करते जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। कोई और तरीके से शॉर्ट में तो हमने सीख लिया था, पहले लॉन्ग मेथड से हमने सीख लिया, तो एग्जामिनर से आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो इसके लिए आपको छोटा सा काम और करना होगा। कोशिश करना कि आपको लास्ट एक और प्रोसेस करनी होगी जिसके अंदर आपको ये संकेत दिखाने होंगे कि पदार्थ का भौतिक अवस्था कैसा है। जो भी पदार्थ आपके पास में आपने क्रियाकारक में या उत्पाद में प्राप्त हुए हैं उनका भौतिक अवस्था का स्वरूप कैसा है, ये चीज आप उसमें दिखा पाए। तो इसमें आपके पास में 4 प्रकार की भौतिक अवस्थाएं हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, क्या तो वो गैस होगा या द्रव होगा, जलीय होगा या ठोस होगा। गैस, द्रव और ठोस के लिए हम सिंबल जो बेसिकली यूज करते हैं, गैस के लिए G, द्रव के लिए L और ठोस के लिए S यूज करते हैं। और जलीय विलयन जिसको हम एक्विक सॉल्यूशन बोलते हैं AQ यूज करते हैं। तो ये G, L, AQ और S ये सारे लेटर्स हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण में जो भी पदार्थ हैं उनकी भौतिक स्वरूप या भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं उस रासायनिक समीकरण से ही प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे एक्विक जो वर्ड है AQ का मतलब क्या है, जब भी कोई हमारे पास में अभिकारक, ऐसा अभिकारक जो किस प्रकार से हो, जलीय घोल के साथ में उपस्थित हो, वो हमारे पास में AQ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए लोहे की रिएक्शन Fe जो फेरस होता है उसकी रिएक्शन वाटर के साथ में करवाई, जल के साथ में करवाई तो फेरस ऑक्साइड मिला और साथ में हाइड्रोजन गैस मिली। अब फेरस, लोहा हमारे पास में सॉलिड होता है, ठोस होता है। इसके अलावा जल हमारे पास में गैस अवस्था में दिखाई गई है यहाँ पे, इसका मतलब पानी यहाँ पे भाप की अवस्था में काम कर रहा है, या फिर जब तरल अवस्था में काम कर रहा होगा, लिक्विड अवस्था में काम कर रहा होगा, द्रव अवस्था में काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे L दिखाएंगे। Fe3O4 हमारे पास है, ये भी एक सॉलिड पाउडर की फॉर्म में मिलेगा तो हम उसके लिए S दिखा दिया। और H2 हाइड्रोजन एक गैस होती है, इसके लिए हमने क्या दिखा दिया, G दिखा दिया है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये रासायनिक समीकरण बनाया है और इसमें हमने ये सारी चीजें बता दी है कि कौन सा पदार्थ किस अवस्था में है। इसके अलावा साथ ही साथ हमें कुछ और भी सूचनाएं देनी होती हैं रासायनिक समीकरण, क्योंकि रासायनिक समीकरण का जो ये ढांचा या सूत्र के रूप में निरूपित करने का मतलब यही है कि हम उसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं निहित कर दें, समाहित कर दें, जिससे कि हमारे पास में वो रासायनिक समीकरण ज्यादा व्यवस्थित लगे, सामने वाले को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के से पहले कुछ चीजें लिखी है, हमें क्या क्या बताना होता है, ताप के बारे में बताना होता है कि हमने उसको टेम्परेचर दिया है क्या, दाब के बारे में बताना होता है, उत्प्रेरक के बारे में बताना होता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को निर्धारित करते हैं या प्रारंभ करने में सहायक होते हैं या रोकने में सहायक होते हैं, उन सबको उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। ये आगे की जो चैप्टर आएंगे उनके अंदर हम इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। तो ये चीजें कहां लिखी जाती है, तीर का जो निशान है उसके दोनों तरफ लिखी जाती है, ऊपर या नीचे की तरफ लिखी जाती है। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड की H2 हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाई तो हमारे पास में मेथेनॉल जो बन गया है। ये मेथेनॉल बनाया, कैसे बनाया है, 340 जो दाब था वो कितना रखा गया, 340 atm रखा गया, तब जाके हमारे पास में ये क्या बना है, मेथेनॉल बना है जो लिक्विड में है। तो देखिए ये यहाँ पे हमने बीच में एरो के सिंबल के ऊपर किसको रिप्रेजेंट किया है, दाब को रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में जब प्लांट, पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये दो चीजें क्या हो गई, सहायक हो गई, एक तरह से उत्प्रेरक का काम कर रही हैं। हमारे पास सहायक तत्व हैं ये कौन कौन, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। किस किस को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में बदल देते हैं, ग्लूकोज के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर और वाटर के अंदर बदल देते हैं। तो ये दोनों पदार्थ हमारे पास में क्या कहलाएंगे,
सहायक पदार्थ या फिर उत्प्रेरक पदार्थ कहलाएंगे। तो ये इसी रिएक्शन से हमने सारी जानकारी अचीव कर ली कि भाई क्या क्या होना चाहिए इस रासायनिक समीकरण के लिए हमें। जैसे इन्होंने सूचना के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग, तो हमारे पास में ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन होगी कौन सी, ग्लूकोज वाली रिएक्शन होगी। आपसे कोई पूछे ग्लूकोज कैसे बनेगा, तो आप ये सारी सूचनाएं देखेंगे उसको कि हमारे पास में 4 चीजें होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये चारों चीजें होंगी तब जाके ग्लूकोज बनेगा, साथ में बनाएगा ऑक्सीजन और जल। तो इस प्रकार से हमारे पास में रासायनिक समीकरण का संतुलित करने का जो भी टॉपिक था वो पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। अब इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर भी हम यहाँ पे ही चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि रिबन को, जो मैग्नीशियम रिबन है, उसको साफ क्यों किया जाता है, ताकि उसके ऊपर से जो ऑक्साइड की लेयर है उसको हटा दिया जाए। ये आप लोग सूत्र लिखेंगे। अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो हाइड्रोजन का एक बता देता हूँ, हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2 क्या बना रहा है वो, HCl। अब वो क्या बोला है, रासायनिक समीकरण भी लिखो, मतलब हमें जो रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है उसका संतुलित समीकरण लिखो। अब देखो HCl बना है, अब इधर भी 2 इधर भी 2, तो यहाँ पे हमने 2 लगा के क्या कर दिया, इसको संतुलित कर दिया। 1 नंबर आपका पूरा हो गया। 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे बाकी रिएक्शंस करोगे। क्लास 9 से आप लोग ये फॉर्मूले देख सकते हो। कोई फॉर्मूले में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। इसके अलावा तो इसी प्रकार से जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दे रखा है, ये कुछ समीकरण के रूप में ना देके हमें वाक्य के रूप में दिया है और उसे हमें क्या करना है, पहले समीकरण के फॉर्म में लिखना है, फिर उनका सूत्र लिखना है। अब उसमें क्या बोला है कि उनके संकेतों और संतुलित समीकरण बनाओ। तो मतलब उनको पहले तो संकेतों के रूप में लिखना है आपको, ठीक है। ऐसे समीकरण लिख लेना, पहले हिंदी में समीकरण लिख लेना, इंग्लिश में मीडियम वाले हो तो इंग्लिश में समीकरण लिख लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है, संतुलित समीकरण बनाना है। उसके बाद में इस तरीके का संतुलित आप लोगों को समीकरण बनाना है। अगर आपको किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं और अपनी थ्योरीज पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया और एंड तक देखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम सोल्व हो और वो भी अच्छे मार्क्स ला सके। धन्यवाद दोस्तों।